नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जेएनयू रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। विशेषकर मेरे कॉलेज सहायक प्रोफेसर के साक्षात्कार के भावी उम्मीदवारों, एक आरपीएससी ने की जारी की है कल, आज मालूम चला। वैसे तो कल शाम को ही एक विद्यार्थी ने बताया कि सर आंसर की जारी की है, और बच्चों के लिए यह हैरानी की बात ज़्यादा रही कि उनका ये कहना है कि सर आपके कुछ उत्तरों को आरपीएससी ने चेंज कर दिया है और आरपीएससी ने अपने उत्तर माने हैं। मित्रों देखो, आरपीएससी ने पेपर बनवाया है काफ़ी सोच समझ करके। उत्तर निकालने में काफ़ी दुविधा का भी उसको सामना करना पड़ा है। उत्तर सेट करने वाले भी प्रोफेसर हैं, प्रश्न बनाने वाले भी प्रोफेसर हैं। अब सवाल ये है कि जिन प्रोफेसरों ने उसके उत्तर निर्धारित किए हैं उनकी प्रामाणिकता कितनी है। वैसे तो मेरे काफ़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थी ये कह कर के फ़ोन कर रहे हैं कि सर अब जो आरपीएससी ने निकाल दिया है उसको अब आप छेड़छाड़ मत करना, क्योंकि हमारे तो 4-5 अंकों में बढ़ोतरी और हो रही है। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि सर हमारे 4-5 अंक कम जा रहे हैं। सवाल बढ़ोतरी का और कम होने का नहीं है। सवाल ये है कि आरपीएससी ने जो उत्तर माने हैं, यदि वो वास्तव में सही है तो हमें वो स्वीकारने होंगे, और यदि वो सही नहीं है तो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि राजस्थान वासी हैं, और राजस्थान वासियों के लिए हिंदी का पर्याय अब मैं आपके सामने सम्मुख हूँ। आखिर कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके आरपीएससी ने हमारे द्वारा उत्तर माने गए सवालों से अलग माने हैं, उनकी हम आज बातचीत करेंगे। ऐसे प्रश्नों की संख्या 10-12 है, शायद 8 से 10 है, जो आरपीएससी उसको डिफरेंट मानती है। चूँकि मैं थोड़ा बाहर था, अब स्टूडियो पहुंचा हूं, तो सबसे पहले मैंने इस पहलू पर बातचीत करना आवश्यक समझा। देखिए, आरपीएससी ने कुछ प्रश्नों के क्या उत्तर माने हैं। मुझे ऐसे कुछ प्रश्नों की विद्यार्थियों ने लिस्ट भेजी है कि सर जरा ये प्रश्नों के उत्तर उन्होंने चेंज किए हैं। एक प्रश्न है, आचार्य और काव्य प्रयोजन का सुमेलन नहीं है, और इसमें सहृदयों की प्रियता और धनार्जन दंडी के साथ जोड़ के दिखाया हुआ है। रस की निष्पत्ति और चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति आनंदवर्धन से जोड़ के दिखाया हुआ है। लोक व्यवहार का ज्ञान और लोकोत्तर आनंद लाभ कुंतक के साथ जोड़ के दिखाया हुआ है, और कीर्ति और प्रीति विश्वनाथ के साथ जोड़ करके दिखाया हुआ है। इसमें हमने जो आंसर माना था, आपको विदित होगा, यूट्यूब पर हमारी वो आंसर की पड़ी भी हुई है अभी भी। तो मैंने इसका उत्तर बताया था कि भाई इसका उत्तर होगा दूसरा, क्योंकि रस की निष्पत्ति और चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति, इसका सीधे सीधे संबंध आनंद वर्धन से नहीं है। और वैसे भी रस निष्पत्ति की व्याख्याकारों में कहीं आपने आनंद वर्धन का नाम आज तक सुना हो तो बताओ। अब उसमें दिक्कत क्या है कि आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है कीर्ति और प्रीति। ये आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि हमने इसका उत्तर माना था 2, और अब आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है 3 और 4, कीर्ति व प्रीति विश्वनाथ। तो मित्रों, विश्वनाथ का आप साहित्य दर्पण पढ़ेंगे तो विश्वनाथ ने तो काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में कीर्ति प्रीति सबका मिला जुला का उल्लेख विस्तार से किया है। आप कह सकते हैं कि गुरुजी नहीं, कीर्ति और प्रीति की बात तो सबसे पहले आचार्य भामे ने की थी, वो तो सबको पता है। आचार्य भामा ने सबसे पहले चतुर्वर्ग की बात करते हुए कि चतुर्वर्ग विचक्षणता के साथ कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन बतलाया, और उसके बाद आचार्य वामन ने कीर्ति और प्रीति को दृष्ट और अदृष्ट से जोड़ करके विस्तार से काव्य का प्रयोजन केवल कीर्ति और प्रीति को बतलाया है। ये बात तो सर्वविदित है। लेकिन मित्रों, ऐसे बाद में विश्वनाथ भी काव्य प्रयोजन के रूप में कीर्ति प्रीति को स्वीकार करते हैं। साहित्य दर्पण इसका प्रमाण है। साहित्य दर्पण की पुस्तकालय से आप प्रति को डाउनलोड करवा लीजिए, उसका काव्य प्रयोजन का पहलू पढ़िए। काव्य प्रयोजन के जो पहलू हैं उसमें उन्होंने इसको भी माना है।
लेकिन ये रस की निष्पत्ति के संदर्भ से या चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति की बात भी सबसे पहले आचार्य भामा ने की है। तो ये सीधे सीधे पहलू ऐसा है कि रस की निष्पत्ति का पहलू आनंद वर्धन को वैसे ही गलत सिद्ध कर देता है। तो जो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो होगा 2। अभी भी इसका उत्तर सही है। इसके लिए हमको प्रमाण लगा करके आपत्ति दर्ज करानी है, क्योंकि ये प्रश्न या तो ये डिलीट करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे। इसका उत्तर कीर्ति प्रीति विश्वनाथ के साथ जुड़ करके देखेंगे तो नहीं है। और ऐसे फिर विश्वनाथ ने मान लो चलते समय इन सब की बात की है तो कि सुमेलित नहीं है, तो कीर्ति और प्रीति के संदर्भ को जो विश्वनाथ को ठीक ठहरा रहे हैं वो उचित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो तो ये है, क्योंकि विश्वनाथ ने जिन काव्य प्रयोजन के संदर्भ में बात की है उसमें इन पहलुओं का भी उल्लेख मिलता है। तो एक तो ये प्रश्न भारी विवाद में है, आरपीएससी को इसे चेंज करना होगा या डिलीट करना होगा। इसकी चुनौती आपको कोर्ट में लगानी चाहिए, पहली बात। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रेरणा और समाधि। ये प्रश्न टोटली जाली प्रश्न है, क्योंकि सही बात तो ये है कि काव्य हेतु, मैं पहले भी आपको सॉल्व कराते हुए कहा था कि काव्य हेतु ना तो प्रेरणा है ना तो समाधि है, ये तो है और ये तो है। कई बार यूजीसी ने इस सवाल को पूछा है, जो बेहद प्रमाणिक परीक्षा है। आपको वही के प्रश्न पत्र से रेफरेंस मिल जाएगा कि कौन सा एक काव्य हेतु नहीं है, और उसका उत्तर उन्होंने साफ तौर से समाधि मान रखा है। यद्यपि ये बात सही है, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि राजशेखर समाधि की बात करते हैं, लेकिन मुख्य धारा में कौन विद्वान उसको एक्सेप्ट करता है? और आप कहोगे कि नहीं नहीं समाधि तो है, राजशेखर ने बात की है, तो ऐसे तो मैं आपको बता दूं, आचार्य भामा का काव्यालंकार किताब को आप निकाल लीजिए। उसमें साफ लिखा हुआ है आचार्य भामा ने कि सतबुद्धि प्रेरणा से मंद बुद्धि में भी काव्य करने की क्षमता आ जाती है। क्या ये प्रेरणा नहीं है तो क्या है? या कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो विद्वान है प्लेटो, वो प्लेटो क्या कहते हैं कि दैवीय उन्माद जो आता है, एक प्रकार से दैवीय प्रेरणा से कवि में जो दैवीय उन्मादपन आता है, उसी से वो काव्य रचना में प्रवृत्त होता है। तो प्रेरणा की तो बात वो भी करते हैं, चाहे दैवीय प्रेरणा से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो ऐसे तो प्रेरणा भी काव्य का हेतु हो गया। इस प्रश्न को आरपीएससी को पूरा की पूरा खारिज करने की जरूरत है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ के विगत भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा हुआ है। मुझे वर्ष ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन उन सबको हम खोज निकालेंगे। उसमें साफ दे रखा है कि जो काव्य हेतु नहीं है वो समाधि है। अब आरपीएससी ने इसका उत्तर क्या माना है? प्रेरणा माना है, जबकि हमारा कहना यह है कि ना तो इसका उत्तर प्रेरणा होगा ना इसका उत्तर समाधि होगा। जब इसके दो विकल्प नहीं आ रहे तो प्रश्न अपने आप में डिलीट होगा। बस एक प्रश्न यह है जो पूरा की पूरा खारिज होने के योग्य है। अच्छा, अगला एक प्रश्न, प्लेटो ने नहीं माना है कला में अनुकरण की बात, मानी है। वो कहते हैं कि कला का अनुकरण से बड़ा गहरा संबंध है, हालांकि वो अनुकरण को कोई विशिष्ट कार्य न मान करके अनुकरण से प्राप्त अज्ञान, असावधानी और भ्रांति के चलते वो अनुकरण को त्याज्य मानते हैं कि अनुकरण गंभीर कार्य की अनुकृति नहीं है, परंतु वो कला और अनुकरण के घनिष्ठ संबंध को स्वीकारते हैं। तो ये तो सही है। कलाओं के पारस्परिक संबंध में वर्गीकरण की बात वो भी प्लेटो ने नहीं माना है, तो ये तो माना है, पहला भी माना है, दूसरा भी माना है। तीसरा है कलाओं में आदर्श की, न्याय, सौंदर्य की, सत्य की, प्रतिष्ठा की बात। और चौथा है चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग ना मानना। मित्रों, इसमें हमने उत्तर क्या माना था? तीसरा। लेकिन वास्तव में अब जब आरपीएससी ने इसकी की निकाली तो इस पर हमने चिंतन किया कि वाकई में कहीं हम गलत हैं या कहीं आरपीएससी गलत है। तो मित्रों, इस जगह मैं स्वयं स्वीकारता हूं
कि जल्दबाजी में हमने सटीक अर्थ नहीं लिया और आरपीएससी ने यदि इसका उत्तर ये तीसरा माना है तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें हमने माना था कि चिंतन को कला साधना का आवश्यक अंग ना मानना, लेकिन आरपीएससी ने जो इसमें ये बिल्कुल सही माना है और इसका सही उत्तर यही होगा। हमने जो इसका तीसरा उत्तर माना, हम लोगों ने क्या है कि कलाओं में हमने इसका अर्थ ले लिया कविता में। वो जल्दबाजी से शायद अध्ययन करने का एक परिणाम रहा होगा, उसके बाद हमने इसे पुनर्विचार नहीं किया। कलाओं में आदर्श, न्याय और सौंदर्य और सत्य की प्रतिष्ठा हो, ये तो प्लेटो चाहते थे। प्लेटो ने तो सिद्धांत ही दे दिया था, न्याय सिद्धांत, आदर्श राजा का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत। वो चाहते कि कलाओं में न्याय, आदर्श, सौंदर्य की प्रतिष्ठा हो, न्याय की प्रतिष्ठा हो, नैतिकता की प्रतिष्ठा हो। लेकिन उन्होंने कविता के बारे में तो यही कहा कि कविता में ना तो न्याय दिख रहा, ना उनको नैतिकता दिख रही, कुछ भी उनको मूल्य नहीं दिख रहा, इसलिए अपने आदर्श राज्य से कविता का बहिष्कार करते हैं। हमने इस कलाओं शब्द से अर्थ जो कविता से ले लिया, तो इसमें हम आरपीएससी को चैलेंज नहीं कर सकते। ये आरपीएससी ने जो इसका उत्तर माना है वो माना है 4, और हम बिल्कुल खुलकर स्वीकार करते हैं कि ये आरपीएससी का बिल्कुल सही उत्तर है। इसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। इस प्रश्न को हम अपनी ही मानवीय भूल मानेंगे कि हमने इसका उत्तर जो कलाओं में कविताओं से अर्थ ले लिया था वो वास्तव में सही नहीं है। ये कलाओं के संदर्भ में कह रहा है तो ये तो चल जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को चैलेंज हम नहीं कर सकते। तो ये जो सवाल पूछा है ये बिल्कुल सही है, इस पर पुनर्विचार किया गया है और बिल्कुल सही उत्तर आरपीएससी ने इसको मान लिया है और वो सही माना है। तो यहां हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन इससे पहले के दोनों सवाल चैलेंजफुल है। अगला देखिए, लॉन्जाइनस की उदात्त संबंधी मान्यता के अनुसार असंगत कथन है। लॉन्जाइनस के उदात्त संबंधी ये असंगत कथन पूछा है। इसमें विशेष साधन नहीं साध्य है, प्राचीन काव्यानुशीलन आवश्यक है, विशद बिंबों की योजना उपादेय है, विषय का विस्तार पूर्ण होना आवश्यक है। इसमें हमने उत्तर माना था 4 और अब आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है 1, जो बिल्कुल गलत है। आरपीएससी को इसमें संशोधन करना होगा, अन्यथा ये सवाल भारी विवाद पैदा करेगा। मामला कोर्ट में चला गया तो ये सुलटेगा कब, ये भी कुछ पता नहीं है। मित्रों, लॉन्जाइनस साफ कहते हैं कि जो विषय है वो विषय साधन नहीं, वही विषय साध्य है। आप जिस विषय का चयन कर रहे हैं वो विषय भी उदात्त होना चाहिए, लेकिन विस्तार पूर्ण होना ये आवश्यकता के दायरे में तो नहीं है कि अनिवार्य है। ऐसा तो लॉन्जाइनस नहीं कहते हैं। आप लॉन्जाइनस की कोई भी पुस्तक या जो निर्मला जैन ने जो लॉन्जाइनस पर लिखा है आप वो देख सकते हैं। यहां आपको बिल्कुल आपके पक्ष में ये उत्तर रहेगा। यदि आपने इसका उत्तर किया है 4 तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। आरपीएससी को यहां करेक्शन करना होगा, क्योंकि लॉन्जाइनस विशेष साधन नहीं साध्य है, इस बात को असंगत नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वाक्य तो संगत है। विशेष साधन नहीं साध्य है। तो ये जो आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है ये गलत है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर 4 ही होगा। इसके आप प्रमाण दे सकते हैं और अपनी आपत्ति को आराम से दर्ज कर सकते हैं। और लॉन्जाइनस से संबंधित कोई भी किताब खोल करके आप गहराई से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वहीं आपका इसका प्रूफ मिल जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं बहुत आसानी से इसका प्रूफ तलाश कर लेंगे। और क्रोचे की मान्यता नहीं है, ये प्रश्न पूछ लिया। प्रश्न तो ये बड़े गहरे गहरे ऐसे बड़े आसानी से पूछ रहे हैं जैसे कि ये बड़े गहरे सवालों को बहुत आसानी तरीके से जानते हो, पूछ लेते हो, लेकिन अब उत्तर सेट करने में इनको दिक्कत आ रही है। क्रोचे की मान्यता नहीं है। सहज ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, सहजानुभूति, स्वयं प्रकाश ज्ञान, ये सब एक हैं। ये तो पहला ही बिंदु हम पढ़ते पढ़ाते हैं मित्रों, जबकि इसमें लिख रखा है कि अभेद है, तो ये तो बिल्कुल सही है और ये तो मानता नहीं है। अब आरपीएससी ने इसका उत्तर मान लिया 1, जबकि इसका सही उत्तर होगा 4, क्योंकि क्रोचे का साफ कहना है कि जो कला है
उसका नैतिकता, अनैतिकता, धर्म और अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। क्रोचे की आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, वहाँ आपको साफ तौर से लिखा मिल जाएगा, सहज ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वयं प्रकाश ज्ञान, सहजानुभूति, ये सब एक हैं। एक है मतलब भेद नहीं है, भेद नहीं है मतलब अभेद है, और अभेद है तो ये तो सही है। आरपीएससी से क्यों गलत मान रही है? भाई हमारी नज़रों में आरपीएससी के प्रति पूरा सम्मान है। ऐसा नहीं है कि हम आरपीएससी के विरोध के लिए पैदा हुए हैं। एक क्वेश्चन जो आरपीएससी ने माना, उसको हमने तुरंत से ही कह दिया कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही है प्लेटो के बारे में, या हमारे पढ़ने में गलती हो गई, तो इसमें आरपीएससी का कोई दोष नहीं है, वो सही मान रहा है। लेकिन यहां आप देख रहे हैं आरपीएससी 100% यहां पर उसको उत्तर चेंज करना होगा। हर पुस्तक में इस चीज का प्रमाण है। अरे आत्मिक प्रक्रिया होता कि कला एक आत्मिक प्रक्रिया है तब तो सही होता, लेकिन कला को अध्यात्म से, वो तो साफ कहते हैं क्रोचे की कला का प्रयोजन कला से जुड़ा हुआ है। आप कला से, ये नहीं कि कला का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो तो साफ कहते हैं कि कला का संबंध नैतिकता, अनैतिकता, धर्म, अध्यात्म से बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। जो संगत नहीं है, मान्यता नहीं है, वो 4 है। बहुत आराम से आप इसको देख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है कि साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में विखंडनवाद के उभार का महत्वपूर्ण काल निम्नलिखित में से है। उभार का मित्रों, तारकनाथ बाली से लेकर के किसी भी विद्वान की आप पाश्चात्य काव्यशास्त्र की पुस्तक पढ़ लीजिए जहां विखंडनवाद टॉपिक दे रखा है। और जैक देरिडा ने 1960 में विखंडनवाद की स्थापना की। इस बात को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा। और 1960 को यदि कोई 7वां दशक सिद्ध कर दे, ऐसा माई का लाल इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। 1960 का मतलब ये तो है कि ये 20वीं सदी का 6वां दशक का एंड है। लेकिन जब हम 1961 कहेंगे तो 20वीं सदी का 7वां दशक शुरू होगा। अभी तो नहीं हुआ। जब 1960 में देरिडा के विखंडनवाद सिद्धांत की ही स्थापना हो गई। कोई चीज सिद्धांत के रूप में स्थापित अनायास नहीं होती, उसके पीछे प्रक्रिया चली आती है और तब कहीं जाके वो सिद्धांत बनता है। जब 1960 में देरिडा ने स्थापना ही कर दी विखंडनवाद सिद्धांत की, तो आप उसको 20वीं शताब्दी का 7वां दशक कैसे मान सकते हो? आरपीएससी ने इसका उत्तर माना है 4, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, आप यदि ये सिद्ध कर दो, आरपीएससी यदि ये सिद्ध कर दे कि 1960 ईस्वी का संबंध 7वें दशक से है, तब तो उनका ये मानना सही है। पर दुर्भाग्य की बात यह है मित्रों कि आरपीएससी को सिद्ध कुछ भी नहीं करना। सिद्ध जो कुछ करना है, हम अभ्यर्थियों को करना है। आरपीएससी ने तो अपना काम कर दिया, पर बहुत आसानी से इसको चुनौती मिलेगी। और इसका एक ही उत्तर होगा जो मैंने पहले बताया था, वही मैं अभी बता रहा हूं। इसका बिल्कुल सही उत्तर है 3 उत्तर सही है। 20वीं शताब्दी का 6वां दशक। अरे मित्रों, पहली बार आरपीएससी ने अपने पूरे इतिहास में एक कॉलेज सहायक प्रोफेसर का शानदार पेपर पूछा है। पेपर तो पूछ लिया, तिलिस्म तो बना दिया, पर उस तिलिस्म को तोड़ने में अब बाधाएं तो आएंगी ही। और वो बाधाओं के रूप में ये जो आप कह रहे हो ना कि 10 सवाल, एएस चौधरी की उत्तरमाला से भिन्न आरपीएससी ने 10 सवाल के उत्तर मान लिए। ये अपने आप में इतनी बड़ी, मैंने कल सुना, जैसे ही सुना मैं रात भर ये सो नहीं पाया ठीक से कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 10 सवालों का अंतर ऐसे निकल जाए कि आरपीएससी कुछ और मान रही है, हम कुछ और मान रहे हैं। तो हम कोई हवा में तीर नहीं चला रहे। यदि एक एक प्रश्न का उत्तर हमने माना है तो उसका प्रमाण है। हाँ, कुछ मानवीय कमजोरियां होती हैं, जैसे कि एक बार मैंने वो प्रश्न सॉल्व करवाया था कि भाई जो रामानंदी संप्रदाय में माना है स्मार्त वैष्णव, जो हमने शुरू में कराया था, लेकिन तुरंत मैंने पेपर के अगले ही दिन करेक्शन करा दिया था कि भाई ये वियोगी हरि ने रामानंदी संप्रदाय में माना है तुलसीदास को। तो वो तो मैंने उसी समय करेक्शन करा दिया था, तो वो तो सही है। या जैसे प्लेटो का अब आया तो चलो हमारे पढ़ने में बाई मिस्टेक हो गई, कलाओं में उससे कविता हमने पढ़ लिया, लेकिन कविता तो तब तो उत्तर हमारा सही होता, लेकिन कलाओं के संदर्भ में तो वो चाहते हैं कि न्याय, सत्य, प्रतिष्ठा की स्थापना हो, लेकिन वो देख रहे हैं कि कविता में ऐसा नहीं हो रहा तो कविता का बहिष्कार कर रहे हैं। तो आरपीएससी ने उसका उत्तर जो माना है वो तो सही है। यहाँ तो कौन कह देगा? आप ही बताओ कि 1960 को आप 7वां दशक कह दोगे?
और फिर सवाल उभार का है तो पूरा उभार तो 6वें दशक में देखने को मिल रहा है, और 6वें दशक के अंत में तो सिद्धांत की स्थापना हो गई। तो इस प्रकार इस प्रश्न में भी आपको विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण। तो तुम सिंह पुरुष हो, तुम जीतोगे। यहां तुमको रिट लगानी होगी तो यहां प्रमाण है इस चीज का। कोई भी किताब उठा लो ना। अब प्रमाण के रूप में आप मुझे क्षमा करना, मेरी 15-16 घंटे क्लास चल रही है, मुझे इस चीज के लिए परेशान बिल्कुल ना करें कि सर प्रमाण दो। अभी कह रहा हूं, तारकनाथ बाली की किताब ले आओ, पाश्चात्य काव्यशास्त्र की, उसमें विखंडनवाद टॉपिक है, उसमें देख लो, अंडरलाइन कर लो 1960 विखंडनवाद की स्थापना। और जब आपको लगे कि भाई अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस प्रश्न पर, तो मुझसे बात कीजिए, क्योंकि मैं 12 घंटे इस समय ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं, ऑफलाइन, खाना भी मैं खड़े खड़े खा रहा हूं। मैं अपने गुरु होने की जिम्मेदारी को निभाने में भयंकर रूप से व्यस्त हूं। इसलिए जिन सवालों के बहुत आसानी से जवाब आपको मिल रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि यहां से मिल रहे हैं, वहां से खोज करके लगा दो, आप आपत्ति दर्ज कर दो। अगला प्रश्न देखिए, जेही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवरी होई निपात। रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में माना है प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। मलिक मोहम्मद जायसी को पढ़ाते समय हम जायसी में इतने खो जाते हैं कि ये पता नहीं चलता कि देश काल की स्थिति क्या है। मित्रों, ऐसी स्थिति में कि जायसी से कोई सवाल आए और वो हम उसको गलत कर दें और आरपीएससी उसका गलत उत्तर मान ले अलग अलग, तो कैसे संभव हो सकता है कि वो प्रश्न हमारा गलत चला जाए। इसका हमने उत्तर माना कि विरह ताप की विशद व्यंजना, याद करो आप, ये माना। लेकिन अब आरपीएससी ने इसका उत्तर मान लिया दूसरा, ऊहात्मक पद्धति। अरे ऊहात्मक पद्धति तो पूरे सूफी साहित्य की विशेषता रही है, बड़ी बात वो नहीं है। बड़ी बात यह है कि इन्होंने ऊहात्मक पद्धति के द्वारा दिखाया क्या है, विरह ताप की विशद व्यंजना। अब देखो, ये देखो आप, ये है मूल ग्रंथावली। इसका एक पेज तो फट भी गया है, बेचारी पांडुलिपि जैसी किताब है। ये पुस्तक है जायसी ग्रंथावली, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ये पुस्तक मूल काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है, पांडुलिपि है। इसमें मैं आपको ये पेज बतलाता हूं जहां से सवाल पूछा गया है। ये पेज नंबर 33 है, 33, और इस पे साफ लिखा हुआ है कि नागमती के विरह ताप की इस व्यंजना में, विरह ताप की इस व्यंजना में, विरह ताप की विशद व्यंजना, विरह ताप की इस व्यंजना में शुरुआत भी यहीं से है कि जही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाई जरी तरिवरी हुई निपात। ऐसा विरह नागमती का जिसमें प्रकृति इतनी डूब गई है कि जिस पक्षी के निकट होकर के नागमती अपनी विरह वेदना को व्यक्त करती है, वह पक्षी भी दग्ध वेदना से दग्ध होकर जैसे अपने पंख झड़ा देते हैं, और पेड़ तरिवरी हुई निपात, पेड़ भी अपने पत्ते उस विरह वेदना से झुलस कर अपने पत्ते गिरा देते हैं, तरिवरी हुई निपात। और इसके बाद में रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं नीचे, मूल पांडुलिपि है शुक्ल जी की लिखी हुई, इस ऊहात्मक पद्धति का, इस ऊहात्मक, आप कहोगे वाह आ गया, ऊहात्मक आ गया, पूरा पढ़ो सेंटेंस। इस ऊहात्मक पद्धति का 2-4 जगह व्यवहार जायसी ने भले ही किया हो, पर अधिकतर शब्द पे ध्यान देना, एक 2-4 बार और एक अधिकतर विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना ही जायसी की विशेषता है। और क्या है, विरह ताप की विशद व्यंजना ही जायसी की विशेषता है। हालांकि ऊहात्मक पद्धति के द्वारा, लेकिन माना मुख्य तौर से क्या है, विरह ताप की विशद व्यंजना। ये रहे रामचंद्र शुक्ल, ये रही उनकी पांडुलिपि, ये रही किताब, और ये साहब ये किताब का पेज नंबर है 33 और पंक्ति है 7वीं। ये प्रमाण हो गया साहब इसका। इसलिए परेशान नहीं होना है, जो मैंने कह दिया ना, तो मैं कोई हवा में तीर नहीं फेंकता हूं। चलो साहब, इसका बिल्कुल सही उत्तर है 3। आगे चलते हैं साहब। वियोगी हरि ने तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, रामानंदी संप्रदाय जो माना है, क्योंकि ये तो मैंने तुरंत उसी समय चेंज करवा दिया था।
कि भाई इसमें पहले मैंने स्मार्त वैष्णव टिक लगाया था, लेकिन क्योंकि रामचंद्र शुक्ल याद रह गया, फिर उसी टाइम 2 घंटे बाद ही जब आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, अगले दिन ही इसको मैंने बताया कि नहीं भाई स्मार्त वैष्णव काट दो, इसका उत्तर तो रामानंदी ही है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो टीका में साफ लिखा हुआ है, ये सही है उत्तर रामानंदी। इसके बाद क्वेश्चन है कफन कहानी से जुड़ा हुआ पहलू, जिस पर हम बड़े बड़े प्रवचन देते रहते हैं। उस कफन कहानी से एक सवाल आ गया कि कफन कहानी के संबंध में असंगत है। कफन प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है, तो ये तो संगत है और छांटना है असंगत। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है, ये बिल्कुल सही इसका उत्तर है। लेकिन आरपीएससी ने माना है कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर, बताओ ये जो बिल्कुल सही है कि कहानी का अंत बहुत नाटकीय अंदाज से होता है कि वो कफन के वो पैसे से वो ले आते हैं, शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, और एक जो है भिखारी भी आता है उसको भी खाना खिलाते हैं, दोनों झमकते हैं, कूदते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं, गाते हैं ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। क्या है सब, कैसे उत्तर आरपीएससी सेट कर रही है? यदि कोई रचना, कोई कहानी अपने निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से नहीं पहुंच पाती है तो वो कहानी रही कहां? जबकि प्रेमचंद की कफन कहानी अपनी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शामिल है, जो 1936 में लिखी गई, उनकी बेहद महत्वपूर्ण और अंतिम कहानी है। आप कहना चाह रहे हो कि यह असंगत है, इसका मतलब यह सही नहीं है कि कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, ये गलत बात है। जो इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है, कफन कहानी की आलोचना टीका पढ़िए आप, कफन कहानी पुनर्पाठ पढ़िए, साफ लिखा हुआ है। हाँ, कफन कहानी अपनी संरचना को जो नैतिक समाधान मूलक, जो आदर्शवाद की स्थापना प्रेमचंद अपने अधिकांश कहानियों में करते हैं, ये भयंकर यथार्थवाद वाली कहानी है और इसमें समाधान मूलक अंतिम बिंदु के शासन से मुक्त करती है, यानी कि इसमें वो नैतिक आदर्शवाद की कोई स्थापना है ही नहीं। कहानी अपने जिस अंत को प्राप्त करती है वहां कोई समाधान जैसी चीज नहीं है। तो ये बताओ अब इसमें क्या प्रमाण देने की बात है? ये प्रश्न इतना स्पष्ट है, इसको किसी भी विद्वान से आप बात करके पूछ लीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। कोई भी प्रेमचंद का जानकार कह देगा कि यार इसका सही उत्तर 2 है। अब आरपीएससी इसमें 4 मानती है, वो तो कुछ भी मान लो, ऐसे क्या है? अब वो प्रोफेसरों की वहां कमजोरी है कि आप प्रश्न को ठीक से पढ़ के आप उनके उत्तरों पर विचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये चीज है। और ये भी बड़ी बुरी समस्या होती है कि एक प्रोफेसर की टीम दूसरी आती है पेपर बनाने, उत्तर सेट करने, दूसरी आती है। अरे भाई उसी से सेट करवा लो ना, जो पेपर बना रहा है वो तो उत्तर भी जानता होगा, क्यों उस फालतू में खिलवाड़ करके चीज़ों को बढ़ाते हो आप कि पेपर सेट दूसरा करता है, उत्तर सेट दूसरा करता है, तो फिर समस्याएं तो आएंगी। तो यह चीज गलत है बिल्कुल। इसका सही उत्तर है 2, ये है। या आरपीएससी हमको ही बुला लेती इसका उत्तर सेट कराने के लिए, कहां दिक्कत थी उनको? अब विवादों में आएगी, कहीं डिलीट होगा, कहीं केस चलेगा, कोर्ट केस चलेगा। तो मित्रों इसमें कोई दौराय नहीं है, इसका बिल्कुल सही उत्तर 2 है। इसके लिए चाहे कफन के तमाम आलोचनात्मक जितने लेख लिखे गए हैं सबको प्रस्तुत करना पड़ जाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपत्ति के लिए तैयार है। आगे चलो। किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित है? इसमें मैंने कहा कि वैसे तो पूरे के चारों गलत हैं, लेकिन निकटवर्ती 3 को मान के चलें। लेकिन नहीं साहब, उन्होंने किसको मान लिया? 1 को मान लिया। अब परास्त में मुझे ये बताओ कि परा कहां उपसर्ग आ रहा है? पर धन अस्त परास्त होता है, और ये पूछ रहा है कि परा उपसर्ग से निर्मित है। अब चलो परामर्श पराग में फिर भी अपन विचार कर ले, लेकिन परास्त में तो परा उपसर्ग है ही नहीं, वो तो पर उपसर्ग है। आप किताब में साफ देख सकते हो एनसीईआरटी में, पर धन अस्त, वो तो परास्त में परा उपसर्ग है ही नहीं, तो ये कैसे हो जाएगा? ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ये लो, ये तो पहले से ही डिलीट होने के लायक था। वो तो तीसरा भी सही नहीं है, पर निकटवर्ती सही मान लिया था हम लोगों ने, वो भी गलत है। ये तो प्रश्न ही डिलीट होगा। लेकिन देखो आरपीएससी ने डिलीट कौन सा किया, कौन से सही शब्द शुद्ध हैं?
जिसमें स्रोत घनिष्ठ और इंद्रजालिक है, जो बिल्कुल शब्द शुद्ध है, उसको डिलीट कर दिया, जिसका डिलीट करने का कोई आधार ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो शायद डिलीट इसको करना चाह रहे होंगे, पर उनका हाथ पहुंच गया उस वाले पर्सन पर, डिलीट कर दिया। तो वो वाला चल रहा है मामला कि अंधा पीसे कुत्ता खाए वाली बात चल रही है। ये पर्सन डिलीट होगा, इसमें आपको कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतया लक्षण ग्रंथों के लिए होता है, जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है, उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। ये कथन किसका है मित्रों? इसमें मैंने विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को माना था, जबकि आरपीएससी ने इस पे एक उत्तर माना है। अब रामचंद्र शुक्ल रीति काल के बारे में लिखेंगे कहाँ? कहेंगे तो रामचंद्र शुक्ल इसी ग्रंथ में ना, ये रही जायसी के बाद में रामचंद्र शुक्ल ग्रंथावली ये है, इसमें 130 पेज लिखे हैं रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल में, और मुझे ये पंक्तियां उस 130 पंक्तियों में कहीं नहीं मिली। बाकी इस पर आप विचार कर सकते हैं, इसका उत्तर उन्होंने जो भी माना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रश्न अभी जब तक ये लिखित रूप में स्पष्ट तौर से, इसका तो प्रमाण मेरे पास भी अभी नहीं है, इसे खोजना पड़ेगा। तो इस वाले प्रश्न को अभी आप डाउट में रख दो। लेकिन यदि इसका उत्तर रामचंद्र शुक्ल माना है, देखो मैंने अभी आंसर की मिलाई और नहीं है, मुझको तो एक दो बच्चों के जो व्हाट्सएप में लिखे सर इसका उत्तर ये माना है, उसी आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं कि यदि ये उत्तर माना है तो गलत माना है। आप देख लेना, यदि इसका उत्तर शुक्ल माना है तो बिल्कुल गलत है। बाकी इसको हम और स्पष्ट तरीके से देख लेंगे, ये कथन कहां से है, ये फैक्चुअल जानकारी है। अब देखिए क्वेश्चन अगला, प्रगतिवाद एक सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था। वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा, उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था। तो हमने इसमें क्या बताया कि ए और आर दोनों सही है, इसके हमने उत्तर बताया था 1। अब इसका उत्तर माना है कि ए तो गलत है और आर सही है, ये माना है आरपीएससी ने। अब बताओ, अब कौन सद्बुद्धि दे इन प्रोफेसर महोदयों को? दुनिया जानती है कि प्रगतिवाद का संबंध समाजवाद से कितना गहरा है, कि प्रगतिवादी कविता की एक बड़ी विशेषता ही है समाजवादी वैज्ञानिक यथार्थवाद के प्रति आग्रह। अब इसको वो गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। प्रगतिवाद से संबंधित कोई भी किताब आप उठाकर देख लीजिए, सामाजिकता और समाजवाद, एक सामाजिक आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि कोई सुधारवादी आंदोलन है ये, इसका मतलब है कि सामाजिकता से जुड़ा हुआ एक विशेष साहित्यिक आंदोलन रहा है जिसका संबंध समाजवाद से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल इसका एकदम सही उत्तर होगा, ए और आर दोनों सही। किसी भी प्रगतिवादी कविता की विशेषता में किसी भी पुस्तक से आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। आरपीएससी यहां 100% गलत है, इसका उत्तर होगा ए। जो आरपीएससी ने इसका उत्तर दूसरा माना है वो गलत है। प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो हमने इसमें जो उत्तर किया था कि यह समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। मित्रों, इसका उत्तर जो हमने माना था, तो यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्यानुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता, ये भी बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने का प्रदान करेगी, ये भी सही है। इसका मंतव्य समस्त परंपराओं खंड नए तत्वों का अन्वेषण करना है, ये भी सही है। तो ये व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है, हमने इसमें टिक लगाया था। लेकिन आपकी जानकारी के अनुसार आरपीएससी ने इसका उत्तर 1 माना है, जो गलत है, क्योंकि नए तत्वों का अन्वेषण करना वो तो प्रयोगवाद की बड़ी विशेषता है। आगे ने साफ कहा है कि यूं मैं कवि हूं, आधुनिक हूं, नया हूं, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूं। तो नए तत्वों का अन्वेषण करना, आगे का साफ कहना है कि नई संवेदनाएं बन गई है, तो हमारी नई संवेदनाओं के लिए नए शब्द, नए प्रतीक, नए बिंब, नवीन उपमान होंगे। पुरानी शब्दावली में हम अपने नए भावों को संप्रेषित नहीं कर सकते। तो यहाँ नए तत्वों का अन्वेषण करना, ये तो प्रयोगवाद के संदर्भ में सत्य कथन है। जो असंगत कथन इसमें है वो है दूसरा,
तो इसका भी उत्तर जो है ये भी डिबेट में है। आरपीएससी को यहां भी चुनौती मिल सकती है, आपको रिट लगानी चाहिए। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब सही तो दूसरा भी नहीं है और सही तो पहला भी नहीं है। कायदे से देखा जाए कि कनुप्रिया और अंधयुग, तो चलो अंधयुग को तो आप महाकाव्यात्मक रचना कह सकते हो, लेकिन कनुप्रिया तो खंड काव्य के दायरे में आती है, तो ये भी सही नहीं है। और अंधयुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है, केवल अंधेपन की होती है। माना कि अंधेपन की विजय होती है लेकिन केवल नहीं। कसौटी पत्रिका बेहद प्रामाणिक पत्रिका है, उसके 15वें अंक में एक लेख है विद्वान का, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि इसमें ज्योति के स्फुलिंगों की भी तलाश है। यद्यपि भारती जी ने प्रारंभ में कहा है कि यह कथा उन्हीं अंधों की है, अपने अंतर के अंध गुफाओं के जो वासी है, ये कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। लेकिन इसमें अंधेपन के साथ साथ ज्योति के स्फुलिंग भी है, इसलिए यह कहना भी गलत है और महाकाव्यात्मक कहना भी गलत है। ज़्यादा सही मानना था इसको दूसरे को, लेकिन माना एक को। और सही बात तो ये कि ये क्वेश्चन ही पूरा डिलीट होगा। जब इसके दोनों कथन सही नहीं है तो फिर इसका आधार क्या है, एक मानने का या दो मानने का? चलो दो तो और ज़्यादा निकटवर्ती सत्य है तो चल जाता। हालांकि कनुप्रिया को हम महाकाव्यात्मक रचना नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि विजय केवल अंधेपन की होती है, ये भी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। कसौटी के 15वें अंक में बेहद प्रामाणिक इसका उल्लेख मिलेगा, इसके आधार पर आप आराम से रेट लगा सकते हो इस पर। और ये आपके जो कुछ क्वेश्चन थे जो डाउटफुल थे मित्रों, ये मैंने सही किए हैं। और वैसे भी आप एक बात जानते हो कि आरपीएससी की कौन सी आंसर की अंतिम रूप से होती है। ये उन्होंने आंसर निकाल दिए हैं कि भाई हमने तो ये उत्तर निकाल दिए, अब तुम अपनी आपत्ति दर्ज कर दो। आपत्ति दर्ज कर दोगे तो हम दूसरी की निकाल देते हैं, उसमें हम करेक्शन कर देंगे। पिछली बार भी स्कूल लेक्चर में इन्होंने ऐसे किया, हर परीक्षा में ऐसे करते हैं। पर दिक्कत यह है कि अब आरपीएससी जब दूसरी संशोधित की निकालेगी तो उस की को आपको उजागर नहीं करती है और उसके साथ ही वो रिजल्ट निकाल देती है। अब हमें ये पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन से फिर सही करे, कौन से सही नहीं करे। और फिर तो क्या है, चिड़िया चुग गई खेत, कहावत कबीर की। तो ये मामला है। इसलिए जिन प्रश्नों के आपको आपत्ति मिल जाती है उनको आप ले लीजिए। आपको लगता है कि हमको आपत्ति लगानी चाहिए तो लगा दीजिए। आपको लगता है कि नहीं हमारे तो और ज़्यादा क्वेश्चन सही हो गए, 4-5 तो रहने दो, छोड़ो। लेकिन फिर भी सही तो सही है और सत्य के समर्थन में खड़ा होना जरूरी है। मैंने आपको एक तार्किक ढंग से इनके उत्तर बताए हैं। आप जो प्रभावित विद्यार्थी हैं वो इन पहलुओं को उठा करके अपनी बात रख सकते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी तो लगाने की तैयारी कर भी चुके हैं, प्रूफ खोज भी चुके हैं, लगा भी देंगे कल तक। इसलिए मित्रों अब रहा सवाल ये, चलो ये तो एक पहलू हुआ, अब मेरिट कितनी जा रही है। फिर एक बड़ा सवाल है कि सर चलो अब जो हुआ जो तो हुआ, आरपीएससी ने माना और मान लेगी और करेक्शन कर लेगी, लेकिन अब मेरिट का आंकड़ा क्या रहे। मित्रों मेरिट के आंकड़े से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा। किसी के 3 अंक घट गए हैं तो किसी के 3 अंक बढ़ गए हैं, मामला एवरेज में वही है। जो विद्यार्थी 130 अंक पा रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन की स्थिति में है। वो इंटरव्यू में कोशिश करे कि 24 में से 19-20 नंबर ला करके अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराए। और फिर ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू में कितने गुणे लोगों को बुलाते हैं। यदि ये 2.5 गुना लोगों को ही बुलाते हैं तो 130 अंक वाला इंटरव्यू देगा। और यदि ये ऐसा करते हैं कि भाई 4 गुना लोग पिछली बार खूब बुलाए थे, तब तो फिर हो सकता है कि 125-120 वाला भी विद्यार्थी इंटरव्यू दे। पर अब आपका काम यह है कि यदि आप प्रभावित हैं तो इन प्रश्नों के आधार पर आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हो। बाकी तो होगा तो वही जो आरपीएससी चाहेगी, आप तो बस अपना दर्ज कर दो। और फिर किसी को लग रहा है कि यार मैं तो 1-2 प्रश्नों से रहने वाला हूं, तो फिर कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। आप चाहो इस भर्ती को कोर्ट के द्वारा ऐसा उलझा सकते हो कि ये 1-2 साल तक इसके इंटरव्यू नहीं होंगे, क्योंकि यह तो भारी मिस्टेक है। ऐसा नहीं है, आरपीएससी के बारे में आप सब जानते हो। पिछले से पिछला जो स्कूल लेक्चरर था उसमें 17% डिलीट हुए थे, 17। तो ये लोग जोश में आके उत्तर कई बार सेट कर देते हैं, उन पर पुनर्विचार करते हैं, फिर उसको करेक्शन कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी इस एवरेज में आ रहे हैं, हालांकि
कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सर आपका आंकड़ा ज़्यादा है, मेरिट तो 120 जाएगी। ईश्वर करे उनके लिए मेरिट 120 ही जाए, लेकिन अपना पूरा ध्यान अब इस समय जोड़ तोड़ की गणित में ना रख करके, जिनको लग रहा है कि हमारा ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, वो आप इंटरव्यू की तैयारी में अच्छे से डूब जाइए। तो मित्रों, ये मैं आप बात करने के लिए आपसे प्रस्तुत हुआ हूँ कि ये सवालों का ये आधार है, जिसमें 2-3 क्वेश्चन जो आरपीएससी मान रही है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने डिलीट किया है, वो भी क्वेश्चन गलत डिलीट किया है, लेकिन डिलीट किए हुए क्वेश्चन पर हम कोई आपत्ति कुछ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो डिलीट कर दिया है। हम आपत्ति केवल उसी पहलू पर लगा सकते हैं जहाँ आरपीएससी ने उसका गलत उत्तर मान लिया है। और इसके लिए पूरी किताबों का, कहीं भी कोई प्रगतिवाद से उठाकर किताब ले लो, प्लेटो पर ले लो, लॉन्जिनस पर ले लो, सबके आपको वहाँ जवाब मिल जाएंगे। उनके आधार पर आप अपनी आपत्ति दर्ज कर दीजिए। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप भावी कॉलेज प्रोफेसर बनने वाले हो, अच्छे से तैयारी रखो, इंटरव्यू में डूब करके तैयारी करो। मित्रों, यह है आज के संदर्भ में कुछ बातचीत, इतना ही मैं आपसे कहूँगा। और आपकी बेहतर शुभकामनाओं के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य में बहुत जल्दी बहुत अच्छे नंबरों से सफल हो। नमस्कार।